राहुल गांधी। बीजेपी के लोगों तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है, पूरे देश में फैल गई है, कोने कोने में फैल गई है, आने वाले समय में। एंड जिनका फादर राजीव गांधी, This day 1991, former Indian Prime Minister Rajiv Gandhi. इंडिया के प्रधानमंत्री थे, जिनका दादी इंदिरा गांधी। हम भारतीय नागरिक हैं और हम में से किसी को कभी न वो काम करना है। देश की पहली एंड ओनली वुमेन पीएम थे और इतनी बड़ी राजघराने में पैदा हुआ एकलौता वारिस राहुल गांधी को आखिर लोग पप्पू क्यों बोलने लगे। और आज वही राहुल गांधी ऐसा कमबैक किया है जो कि देश के पीएम बन सकते हैं। और राहुल भाई की ये कमबैक ये सिर्फ नाम का कमबैक नहीं है, बल्कि राहुल भाई की दिलो जान से मेहनत और पसीना बहाने का रिजल्ट मिल रहा है। एंड ये राहुल गांधी की स्टोरी सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, एक बहुत बड़ी सीख है, ताकि इस लेसन से आपको ये भी समझ में आएगा कि कोई भी इंसान अगर चाहे तो मेहनत से कुछ भी हासिल कर सकता है। और ये कहानी स्टार्ट होती है 19 जून 1970 को, कि जब राजीव गांधी और इनके वाइफ सोनिया गांधी के घर एक लड़का पैदा होता है जिसका नाम रखा जाता है राहुल गांधी। और जब राहुल गांधी का जन्म होता है तो इनकी दादी थी जो पीएम ऑफ इंडिया थी। और ऐसे में जब राहुल की दादी ही देश की पीएम थी तो राहुल की पढ़ाई वैसे भी कोई नॉर्मल स्कूल में तो नहीं होने वाला था। और जैसे राहुल भाई थोड़ा बड़े होते हैं तो उनका एक दिल्ली का सेंट कोलंबिया नाम का स्कूल में एडमिशन करा दिया जाता है, जो कि उस टाइम के टॉप लेवल की स्कूल थी। और राहुल भाई 8-10 साल दिल्ली में पढ़ाई करते हैं। उसके बाद देहरादून में एक द डून नाम की स्कूल होती है, जो कि वो भी इंडिया की टॉप लेवल की स्कूल होती है, उनमें इनकी एडमिशन हो जाती है। और अब देखो यहाँ तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अब साल आता है 1984, यानी उसके 2-3 साल बाद, जब इंदिरा गांधी की डेथ हो जाती है। और ये डेथ सिर्फ राहुल भाई की दादी की नहीं हुई थी, बल्कि ये पूरी इंडिया की पीएम की डेथ हुई थी। और ये डेथ नहीं था, ये मर्डर कराया गया था। और अब इसके कुछ दिन बाद अब राहुल गांधी स्कूल जाना बंद कर देते हैं। कुछ सिक्योरिटी की वजह से ये पूरी फैमिली डरी हुई होती है। और अब राहुल भाई की सिक्योरिटी इतनी ज्यादा बढ़ा दी जाती है कि ताकि वो घर से भी नहीं निकल पाते हैं, टीचर आके उनके खुद घर पे पढ़ाने लगते हैं। और इस तरह से 24 घंटे सिक्योरिटी में रहने की वजह से राहुल गांधी अपने आप को एक जेल की कैदी की तरह महसूस करने लगते हैं। और अब ऐसी लाइफ से तंग आकर राहुल भाई अमेरिका जाने की फैसला करते हैं और यूएस में हार्वर्ड में एडमिशन लेते हैं। और अब ठीक उसके 1 साल बाद ही राहुल भाई को एकदम बड़ा झटका लगता है। और ये झटका सिर्फ राहुल के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए लगता है कि राजीव गांधी की डेथ हो जाती है। और अब इनके घर में लगातार 2 डेथ हो चुकी थी। और अब राहुल गांधी वापस इंडिया आते हैं और अब लगातार 2 डेथ हो चुकी थी इस बड़े घराने में। अब ऐसे में राहुल गांधी बहुत घबरा जाते हैं। अब ऐसे में राहुल भाई के सिक्योरिटी को लेकर बहुत बड़ा इशू हो चुका था और राहुल भाई को समझ में नहीं आता कि क्या किया जाए। और ऐसे में एक आइडिया आता है राहुल गांधी के मन में, और ऐसे में राहुल भाई एक फैसला लेते हैं। आज से वो अपनी नाम और आइडेंटिटी दोनों चेंज कर लेते हैं। राहुल भाई अपनी नाम चेंज करके राहुल गांधी की जगह राहुल विंसी रख लेते हैं। और अब लोग उन्हें राहुल गांधी नहीं राहुल विंसी के नाम से जानने लगे थे। और अब राहुल भाई अपनी नाम छुपाकर यूके चले जाते हैं पढ़ाई पूरी करने के लिए। और अब 1995 में अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर लेते हैं, इससे ज्यादा नहीं पढ़ पाते हैं। और जब राहुल गांधी इतना पढ़ लिख लेते हैं तब उनको समझ में आता है कि ये पॉलिटिक्स बिल्कुल ही बेकार है, अच्छा नहीं है। और ऑलरेडी उनके घर में 2 डेथ हो चुके थे इसी पॉलिटिक्स की वजह से। और उसके बाद अब राहुल गांधी पॉलिटिक्स से नफरत करने लगते हैं। राहुल गांधी का इंटरेस्ट पॉलिटिक्स में बिल्कुल नहीं रहता है, लेकिन इनकी परिवार की लेगेसी इतनी बड़ी है कि इनको आखिर घुमा फिरा के पॉलिटिक्स में ले ही आती है। और अब फाइनली राहुल गांधी को इंडिया रिटर्न आना ही पड़ता है। और जब इंडिया में आके देखते हैं तो उस टाइम पे जो गवर्नमेंट चल रही थी वो बीजेपी की चल रही थी, लेकिन उस टाइम पे अटल बिहारी वाजपेयी थे जो कि इंडिया के प्रधानमंत्री होते हैं। और दूसरी तरफ अपोजिट में सोनिया गांधी होती हैं जो कि नेक्स्ट पीएम के लिए रेडी होते हैं। और ये सब देख कर राहुल गांधी को लगता है कि अब उनकी मम्मी भी पॉलिटिक्स में पूरी तरीके से एंट्री कर चुकी हैं। और अब ऐसे में राहुल गांधी खुद से फैसला करते हैं, आखिर ऐसे डर के बैठे रहे तो फिर इस देश को कोई ना कोई तो चलाएगा ही, कोई ना कोई तो पीएम बनेगा ही। और ये सब सोचकर पूरे तरीके से पॉलिटिक्स में कांग्रेस पार्टी की तरफ से राहुल गांधी की एंट्री हो जाती है, पूरे तरीके से उतर जाते हैं फील्ड में। और अब राहुल गांधी को पहला इलेक्शन लड़ाया जाता है अमेठी से। अमेठी जो कि कांग्रेस की गढ़ मानी जाती थी। अमेठी ऐसा जगह थी जहां से कांग्रेस के अलावा कोई नहीं जीत पाता था और यही सीट दिया गया था राहुल गांधी को। एंड राहुल गांधी पहली बार ही 2.5 लाख वोटों से जीत जाते हैं बहुत आसानी से। और इस बार सिर्फ राहुल ही नहीं जीते थे बल्कि पूरी कांग्रेस पार्टी चुनाव जीत चुकी थी ऑलरेडी पूरे देश के अंदर। और सोनिया गांधी कांग्रेस की तरफ से देश का पीएम बनने के लिए तैयार थे। और अब सब कुछ कंप्लीट हो चुका था, सोनिया गांधी देश के अगला पीएम बनने के तैयारी में थे। और पूरे देश के अंदर कांग्रेस पार्टी की जीत हुई थी, कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई थी, तो सब कुछ परफेक्ट चल रहा था। लेकिन इस बात से राहुल गांधी बिल्कुल ही दुखी थे। राहुल गांधी कभी नहीं चाहते थे कि उनकी मम्मी सोनिया गांधी देश का अगला पीएम बने। और इस बात को लेकर राहुल गांधी पूरे तरीके से डट जाते हैं। वो नहीं चाहते थे कि मेरे दादी और पापा की तरह मेरी मम्मी को भी जान गंवाना पड़े। तो अब राहुल गांधी भी इतनी बड़ी रिस्क नहीं लेना चाहते थे। तो फाइनली उन्होंने 22 मई 2004 में मनमोहन सिंह को पीएम बना देते हैं। और अब यहाँ तक तो सब ठीक चल रहा था, राहुल गांधी के साथ अच्छा बुरा चलते आ रहा था। वो यूके से पढ़ाई कंप्लीट करके आए और अमेठी में चुनाव लड़े, अपनी सीट जीत भी लिए। और अब डॉक्टर मनमोहन सिंह बहुत ही पढ़े लिखे पीएम जो कि देश की जिम्मेदारी को संभाल रहे होते हैं। तो राहुल गांधी बिल्कुल फ्री हो जाते हैं और वहां से यूपी जाते हैं। और यूपी में जाके किसानों के साथ, दलितों के साथ, या जो भी, वो किसी को बड़ा छोटा नहीं देखते थे
और ये जो उनकी पार्टी कांग्रेस थी ना, ये कांग्रेस का स्टार्टिंग से जब कांग्रेस पार्टी बना था उस स्टार्टिंग से ही यही उसका रूल रहता है कि किसी को इसमें बड़ा और छोटा नहीं देखा जाएगा। कोई किसी को हिंदू मुस्लिम कोई छोटा बड़ा या धर्म के नाम पर लोगों को नहीं बांटा जाएगा। और आजादी के बाद से ही इसी रोड मैप को फॉलो करते आ रही थी कांग्रेस पार्टी। एंड देन राहुल गांधी भी इसी फॉर्मूले का यूज करके अपने स्पीचेस में, अपने भाषणों में लोगों को बताते हैं कि मैं आप लोगों का हमदर्द हूँ, गरीबों का साथी हूँ, ये सब बताते आ रहे थे। लेकिन ये सब करने के बाद राहुल भाई उतना ट्रेंड में नहीं आ रहे थे जितना आना चाहिए था। जब वो बोलते थे, जब वो भाषण करते थे, जब गरीबों का दुख बताते थे, दुख सुनाते थे कि मैं इसको अच्छा करूंगा, तो लोग उतना फील नहीं ले पाते थे, लोगों को उतना मोटिवेट नहीं हो पाते थे उनकी आवाज से, उनकी स्पीचेस से। लेकिन दूसरे तरफ किसी मीडिया या फिर किसी इवेंट में वो किसी को इंटरव्यू देते थे तो काफी अच्छे और इंग्लिश बोलते थे। पहला लीडर ऐसा था पढ़ा लिखा जो कि इंग्लिश कोट पैंट और अच्छा दिखता था, अच्छा लगते थे। और यही सब चलते चलते 5 साल बीत जाते हैं, यानी 2009 आ जाता है और वापस चुनाव होते हैं और वापस अब की बार तो कमाल ही कर जाते हैं राहुल भाई। और इस बार राहुल भाई 3.5 लाख ज्यादा वोट से जीत जाते हैं। और राहुल भाई की जीत नहीं थी बल्कि पूरी कांग्रेस पार्टी फिर से जीत जाती है और फिर से इंडिया के अंदर फिर से मनमोहन सिंह को ही पीएम बना दिया जाता है। और अब जब कांग्रेस पार्टी देश के अंदर सत्ता में आती है और लगातार 2 बार, वो भी राहुल गांधी देख के खुश हो जाते हैं कि इंडिया एक छोटी कंट्री नहीं, इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है। और ये बहुत बड़ा बात है कि एक कंट्री का पीएम बनना। पहले के टाइम में होता था कि एक छोटा सा राज्य को कोई राजा जीत लेता था तो अपने आप को राजा समझता था, अपने आप को महाराज समझता था। लेकिन ये इंडिया एक इतनी बड़ी कंट्री और इस पे रूल करना, इस पे राज करना, ये कोई छोटी बात नहीं थी। और इस बात से राहुल गांधी को थोड़ा मोटिवेशन मिलने लगा। लेकिन कैसे भी 5 साल तक राहुल भाई बहुत ही खुश मिजाज नजर आ रहे थे। लेकिन अब साल आता है 2014 यानी 2014 आता है और सब कुछ उल्टा पलटा हो जाता है, क्योंकि अब इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर एक बड़ा चेहरा एंट्री कर चुका होता है और जिसका नाम था नरेंद्र मोदी, जो कि पूरे देश के अंदर एक बहुत बड़ा लीडर के तौर पे उभर के आते हैं। सोशल मीडिया, न्यूज, अखबार, हर जगह सिर्फ मोदी की ही चर्चा हो रही थी। और इसके पीछे 2 बड़ी रीजन थी। पहला तो एक कांग्रेस की गलती थी कि कांग्रेस जो खुद सत्ता में आती है तो खुद राहुल गांधी पीएम नहीं बनते या सोनिया गांधी पीएम नहीं बनते, किसी और को पीएम बना के रखे होते हैं। और देश में थोड़ा शांति चल रही थी, थोड़ा लोगों को मजा नहीं आ रहा था, कुछ अलग नहीं हो रहा था। तो ये अलग वाला सीन नरेंद्र मोदी लेके आते हैं और एक कैंपेन चलाते हैं कि अच्छे दिन आएंगे, राम मंदिर बनवाएंगे, रिलीजन को लेकर भी बात करने लगे पीएम मोदी। और अब मोदी जी के पॉपुलर होने की एक और वजह थी कि ये जो अपने स्पीचेस में, अपने भाषण में ये बताते थे कि ये लड़ाई गरीबों की लड़ाई है। ये अपने आप को, ये राहुल गांधी को शहजादे कह के बुलाते थे और अपने आप को एक चाय वाले का लड़का, एक चाय बेचने वाला बुलाते थे। और सबसे यूनिक तो इनकी जो स्पीचेस थी, इनकी भाषण थी, वो बहुत ही जोरदार होती है कि जो कि भाइयों बहनों, ये लड़ाई मेरी नहीं है, ये लड़ाई गरीबों की लड़ाई है, ऐसे ऐसे करके स्पीचेस देते हैं। और फाइनली प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं 2014 में। और फाइनली बीजेपी 2014 की इलेक्शन बहुत भारी वोट से जीतती है और पहली बार प्राइम मिनिस्टर बनते हैं पीएम मोदी। और अब फिर से वापस राहुल गांधी के पास आते हैं। तो राहुल गांधी जो अपनी सीट होती है वो जीत चुके थे, भले ही कांग्रेस बुरी तरीके से हार चुकी थी, लेकिन राहुल भाई को इससे फर्क नहीं पड़ रहा था। उनको लगता था कि कोई बात नहीं, इतनी सालों से हमारी पार्टी जीतते आ रही है, इतनी पार्टी से हम राज करते आ रहे हैं, एक बार कोई जीतने दो, किसी को जीतने दो, फिर वापस हम ले लेंगे इनके हाथों से गद्दी। लेकिन राहुल गांधी को इसका अंदाजा बिल्कुल नहीं लगता है कि पीएम मोदी एक बार गद्दी पे बैठ गए तो वापस से उतरने वाले नहीं है। राहुल भाई को इस बात की बिल्कुल ही अंदाजा नहीं थी कि ये जो 2014 का जो डाउनफॉल है ये इतना नीचे जाएगा कि इसको वापस से ऊपर लाने के लिए सब कुछ दांव पे लगाना पड़ जाएगा। और अब राहुल भाई को तब बात समझ में आने लगती है कि पूरी मीडिया मोदी की चर्चा कर रही थी। मोदी जी देश के सबसे बड़ा हीरो की तरह उभर के आते हैं लोगों के सामने और इन सब में एक बड़ी भूमिका होती है मीडिया की। और दिक्कत तब होती है कि जब राहुल गांधी को कांग्रेस का मेन फेस बना दिया जाता है, पीएम ये नहीं बन रहे होते हैं लेकिन इनको मेन फेस बना दिया जाता है। और जब भी कहीं कांग्रेस आती थी और बीजेपी जीती थी तो पूरा क्लेम राहुल के ऊपर लगाया जाता है कि मोदी जी बहुत हीरो हैं और राहुल गांधी बेवकूफ है। एंड उसके बाद एंट्री होती है जियो सिम की, और जो कि सबके हाथों में मोबाइल फोन आ जाते हैं और लोग मीम बनाना शुरू कर देते हैं। राहुल गांधी को पप्पू बोला जाने लगा। और ये जो गेम हो रही थी, इलेक्शन को एक तरफ साइड में रखते हैं और सिर्फ बात करते हैं अगर ये सोशल मीडिया और मीडिया की, तो इनमें राहुल गांधी को एकदम बेवकूफ बनाया जाता है और मीम बनाया जाता है, उनका मजाक उड़ाया जाता है, उनको जोकर बताया जाता है और नरेंद्र मोदी को बहुत हाईलाइट किया जाता है, बहुत बड़ा हीरो बताया जाता है। वैसे में वो देश विदेश घूमते रहते हैं, कभी बराक ओबामा को लाते हैं, कभी कुछ करते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं, कभी अकाउंट ओपन करवाते हैं, देश के अंदर भी कुछ चेंज किए, कुछ अच्छा किए, कुछ बुरा किए, करते रहते हैं। लेकिन ये जो कांग्रेस थी ये कुछ कर नहीं रही थी। और इतना ही नहीं, इनकी मीम ऐसी ऐसी वायरल की जाती है कि आलू डालोगे सोना निकलेगा। और पब्लिक भी बेवकूफ थी, नई नई हाथ में फोन आई थी और लोग भी सच मान रहे थे, लोगों को लग रहा था यही राहुल गांधी है। और ऐसे कांग्रेस पार्टी की डाउनफॉल चलता गया और ये डाउनफॉल इतनी छोटी नहीं थी, ये डाउनफॉल इतनी आगे बढ़ जाती है कि 2019 के इलेक्शन आ जाती है और 2019 में बुरी तरीके से फिर एक बार कांग्रेस हारती है और राहुल गांधी भी अपनी खुद सीट हार जाते हैं। और ये सब देखकर लोगों के अंदर भी लगने लगा था कि अब कांग्रेस के अंदर बिल्कुल भी जान नहीं है और राहुल गांधी को भी एहसास हो गया कि ये लीडरशिप अच्छी लीडरशिप नहीं है। और अब आप ही सोच के देखो कि इतने बड़े घराने का वारिस इतना जगह विदेशों में पढ़ के आया था, सब कुछ जानने के बाद भी यहाँ की पब्लिक उसे बेवकूफ की टैग दे देती है। और अब राहुल भाई को भी पता चल गया था कि ये ऐसे काम नहीं चलने वाला है, ऐसे नहीं चलेगी भाई, पीएम का सपना है।
तो यहाँ से अब राहुल भाई कमबैक की तैयारी करना शुरू कर देते हैं और वो 2022 में एक प्लान बनाते हैं। होता क्या है कि 2022 में एक प्लान बनाते हैं कि हम कश्मीर से कन्याकुमारी तक 3570 किलोमीटर तक पैदल चलेंगे, लोगों को बताएंगे, लोगों से मिलेंगे, गरीबों से जुड़ेंगे, उनका दुख देखेंगे, पूरी भारत की यात्रा करेंगे। और राहुल भाई ये काम शुरू कर देते हैं, हर जगह चलते हैं और लोगों को, जो कि एक कम्युनिटी हिंदू मुस्लिम का जो विवाद चलता है उसमें भी बोलते हैं कि हम सबको जोड़ने आए हैं, भारत जोड़ो यात्रा। इस यात्रा को भारत जोड़ो यात्रा का नाम देते हैं। और अब एक तरफ लोगों को ये लगता था कि अब कांग्रेस की एंड हो चुकी है, चाहे कितना भी कुछ कर लो नहीं हो पाएगा, लेकिन राहुल गांधी इस चीज को करके दिखाते हैं। और ये जब लोगों को लगता था कि ये राहुल गांधी इतना नहीं चल पाएंगे, कि एक अमीर खानदान की वारिस है, इतना मेहनत कैसे करेंगे, इतना पैदल कैसे चलेंगे, लेकिन मीडिया और देश तब सॉकेट हो जाती है जब ये यात्रा कंप्लीट कर लेते हैं राहुल गांधी। और उनसे पूछा जाता है इंटरव्यू में कि अब क्या राहुल गांधी की इमेज जो पहले कैसी थी और अब कैसी हो गई, दाढ़ी वाड़ी बढ़ा लेते हैं। और राहुल गांधी ऐसे में एक जवाब देते हैं कि वो राहुल गांधी अब नहीं है, उस राहुल गांधी को मैं मार दिया, वो चला गया, वो मर गया राहुल गांधी, ये दूसरा राहुल गांधी है, खुद को बदल लिया। और इसके बाद से राहुल भाई की पर्सनालिटी ऐसी हो गई कि ताकि लोगों को समझ में आने लगा कि हाँ अब राहुल गांधी पीएम बन सकते हैं। और बड़े बड़े एजुकेटर, मीडिया और जो बड़े बड़े लीडर थे उनका भी मानना ये था, वो भी बोल चुके थे कि भाई अब राहुल गांधी पीएम के लायक हो चुके हैं, मेच्योर हो चुके हैं। और राहुल गांधी भी आवाजें उठाने लगे, मोदी के खिलाफ बोलने लगे। और अब राहुल गांधी एक बहुत बड़ा काम क्या करते हैं, जो कि बीजेपी, जो कि मोदी के जो भी अपोजिटर पार्टी थे, जो कि जैसे टीएमसी, आरजेडी, ये सब जो ममता, जितने भी बीजेपी के अगेंस्ट जो पार्टी थे सबको मिला लिया, कुछ लोगों को छोड़कर सबको मिला लिया और एक इंडिया अलायंस पार्टी बना लिया। अब ये पूरे अपोजिटर मिलके मोदी के ऊपर निशाना साधने लगे, उनको गलत बताने लगे कि ये अंबानी और अडानी के कारण बड़े हुए हैं, और लोगों को ये बताने लगे कि ये उनके हैं, ये बड़े लोगों के हैं और हम गरीबों के हैं। और अब यहाँ पे देखो ये गेम बिल्कुल चेंज हो चुका है। अब राहुल गांधी सही चीज में आवाज उठाने लगे थे, यहाँ तक कि इनकी बातों को मीडिया दबाने की कोशिश करती है, लेकिन फिर भी कैसे भी करके सोशल मीडिया को यूज करके, यूट्यूबर को यूज करके कैसे भी आगे बढ़ जाते हैं और अपनी बात को लोगों तक पहुंचाते हैं कि देखो ये सच ये है। और इसका रिजल्ट देखने को मिलता है 2024 के इलेक्शन में, जब कांग्रेस को 99 सीट मिलती है, जो कि 2019 और 2014 से बहुत ही डबल। और कमाल की बात तो यह है कि बीजेपी 400 की दावा कर रही थी, तो 400 क्या, उनको 250 सीट भी नहीं मिल रही थी। और एक तरफ बीजेपी इतनी हवा फैला दिए थे कि 400 के पार जाएगी, स्टॉक मार्केट ऊपर जाने वाला है। और इस बात को लेकर राहुल गांधी बीजेपी के ऊपर ये भी इल्जाम लगाते हैं कि ताकि ये लोग बड़े लोगों का पैसा बना रहे हैं और छोटे लोगों को, गरीब लोगों को लॉस करा रहे हैं। और ये फैक्टर उतना ज्यादा नहीं चलती है, लेकिन उसके बाद ये फैक्टर तो तब चलती है कि जब राहुल भाई फाइनली लेके आते हैं कि वोट चोरी का मुद्दा। और अब यही वोट चोरी का मुद्दा राहुल गांधी के लिए एक बहुत बड़ा कमबैक बन जाता है, क्योंकि इस बार जो राहुल गांधी निशाना साधे थे वो बिल्कुल सही जगह पे जाके लगा, बिल्कुल परफेक्ट निशाना लग चुका था। और इसमें इलेक्शन कमीशन भी फंस जाती है, जवाब नहीं दे पाती है कि मैं सीसीटीवी फुटेज को कैसे दिखाऊं। एंड दूसरी तरफ बीजेपी पार्टी की जो नेता होती है वो लोग भी नहीं बोलते, वो लोग भी कुछ आवाज नहीं उठाते, इस पे कुछ चर्चा नहीं करते हैं। तो जब कोई कुछ बोल नहीं रहा था, इलेक्शन कमीशन सीसीटीवी फुटेज दिखाने से मना कर रही थी, तो लोगों को लग रहा था कि शायद कहीं ना कहीं गड़बड़ है, इन लोगों ने वोट चोरी किया ही होगा। और अब इसमें एक कमाल की बात क्या है पता है, बिहार में भी इलेक्शन होने वाली है और बिहार की इलेक्शन से सेंट्रल गवर्नमेंट पलट सकती है। और एक तरफ बीजेपी ने सबसे बड़ी गलती ये कर दी कि लोग, बिहार के लोग एक ऑलरेडी लाइन में लग के बरसों से वो गरीबी, मजदूरी, कभी दिहाड़ी, कभी कुछ छोड़कर और लाइन में लगते थे, कार्यालय में लगते थे, कभी ये बनवाओ, कभी नाम चेंज करो, कभी वोटर लिस्ट में नाम कट गया वो जोड़ो। और ये सब देखकर पहले से लोग तंग थे और इसमें एक और वोटर सुधार वाला जो सिस्टम लगा दिए, इसे देखकर बिहार की पब्लिक बहुत गुस्से में है। और इसी चीज का फायदा उठाते हुए राहुल गांधी इतना बड़ा मुद्दा उठाया, वोट चोरी का मुद्दा, जिससे कि अपोजिटर के पास कोई जवाब ही नहीं है इसका। और इसी से साफ पता चलता है कि बीजेपी बहुत घबराई हुई पार्टी नजर आ रही है। और बीजेपी के अंदर एक बहुत बड़ी कमजोरी क्या है कि वो दो कंधों पे सरकार चला रही है, एक तो आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू और बिहार के नीतीश कुमार, इसी वजह से। और अब दूसरी बात है कि बिहार में जो इलेक्शन का तख्ता पलट होने वाला है, शायद लग रहा है, तो इसी वजह से बीजेपी बहुत डरी हुई दिख रही है और राहुल गांधी कमबैक कर रहे हैं। और अब राहुल गांधी भी देश की जनता के लिए जोरदार आवाज उठा रहे हैं। और इन्हीं सारी चीजों को एनालाइज करके देख के पता चलता है कि शायद हो सकता है आज नहीं तो कल आने वाला टाइम में कभी ना कभी राहुल गांधी पीएम बन भी सकते हैं। और क्या, ये भी मैं कंफर्म नहीं बोल रहा हूँ, अगर क्या पीएम बन सकते हैं या नहीं बन सकते, आप लोग के लिए छोड़ दे रहा हूँ, आप लोग कमेंट में बता दो कि पीएम बन सकते हैं या नहीं बन सकते। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो किसके ऊपर आना चाहिए ये भी बता देना।